वेलकम टू अपनी हिस्ट्री कक्षा। बहुत दिन हो गया मेरे चैनल में वीडियो नहीं डाला था, इस वजह से मैं आप सबको सॉरी कहना चाहूँगी बिकॉज़ मैं बहुत इनकंसिस्टेंट हो गई थी। बट मैं अभी से कंसिस्टेंट रहने का कोशिश करूँगी और हर हफ्ते 3 वीडियो डालूँगी और मेरे वीडियोस 12 o'clock से 9 PM के बीच में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। टुडे आवर टॉपिक इज़ द मौर्यन एम्पायर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। इंडियन हिस्ट्री में, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, यूपीएससी, ओपीएससी, यूपीपीएससी, फिर हमारा बीएचयू पेट, फिर आप देख सकते हैं हमारा बीए, एमए। और बीए में तो ये सेकंड सेमेस्टर में आता है, सेकंड या फिर फर्स्ट या फिर थर्ड सेमेस्टर में आ ही जाएगा आपका। और मौर्यन एम्पायर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि अशोका का बुद्धिस्ट कल्चर के ऊपर उनका जो टिल्टनेस था और बुद्धिज़्म उन्होंने कैसे स्प्रेड किया था, और फिर उनका कन्वर्जन कैसे हुआ, कलिंग वॉर, देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है ना। तो और एक बात देख लीजिए आप लोग, जो मौर्यन एम्पायर था उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसके हेल्प से मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किए थे? चाणक्य जी के हेल्प से। चाणक्य जी कौन थे? उनके पीएम थे। ठीक है ना। उनके मतलब वो उनके पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे, आप एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। और एक बात, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जब इंडिया को जब उन्होंने मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया ना, तब उन्होंने एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जो मैं आज आप सबको बताना चाहूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मौर्यन एम्पायर है ये कितना बड़ा एम्पायर था। ठीक है ना। तो जो ये मौर्यन एम्पायर था उस टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे वो नॉर्दर्न रीजन में बहुत ज़्यादा फोकस करते थे स्टार्टिंग के टाइम में, बिकॉज उनको पता था कोई भी बाहर से अटैक होगा वो नॉर्दर्न रीजन से ही इंडिया के ऊपर होगा। जैसे कि मौर्यन एम्पायर बनने से पहले, ठीक है ना, ईरानियन और मैकेडोनियन के द्वारा जैसे इन्वेजन हुआ था, अटैक हुआ था, वो सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस्ड किया, जो कि कहाँ पर हेल्प किया इंडिया का, जो कि इंडिया का पॉलिटिकल यूनाइटेनाइजेशन के ऊपर हेल्प किया। मतलब इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट किया। ठीक है ना। इंडिया को पॉलिटिकली एक स्टेबल किया, एक ऐसा दौर लाया जहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए एक एम्पायर इंडिया के ऊपर रूल किया। ठीक है ना। तो जो मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में जो लिटरेरी सोर्स है और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है जहाँ से हमको ये सारा चीज़ पता चलता है, तो जो सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स है वो क्या है? अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। तो ये अर्थशास्त्र कौन लिखे थे? कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के और क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था विष्णुगुप्त। चाणक्य जी को और क्या क्या बोला जाता था? विष्णुगुप्त, चाणक्य एंड कौटिल्य। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है ना। वो कौन थे? वो पीएम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो उन्होंने क्या अर्थशास्त्र कौन से लैंग्वेज में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। ठीक है ना। और इसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है बच्चों? मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है वो होता है कि हाथ से लिखा हुआ। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जी के जो पीएम थे, मतलब जो चाणक्य हैं, उन्होंने हाथ से जो लिखा था अर्थशास्त्र, वो फर्स्ट टाइम कब मिला था? 1904 में मिला था। उसको कौन ढूंढे थे, मतलब कौन उसको डिस्कवर किए थे? सामशास्त्री, आर सामशास्त्री। ठीक है ना। उन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए शास्त्र का मैन्युस्क्रिप्ट को डिस्कवर किया था। तो हमारा जो ये अर्थशास्त्र है ना, ये 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और अर्थशास्त्र नाम सुन के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स, बट मैं ये चीज़ को एक बात को आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अर्थशास्त्र में आपको मौर्यन एम्पायर के टाइम में हर एक वो चीज़ मिलेगा जो आप ढूंढना चाहेंगे। बिकॉज अर्थशास्त्र में किंग, उनके रूल, उनके वॉर, वो लोग कैसे क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मेंटेन करते थे, वो लोग अपना पॉलिसीज कैसे रखे थे, हर चीज़ आपको
मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 15 पार्ट में डिवाइडेड है और इसमें कितना चैप्टर है, 180 चैप्टर है, ठीक है। एंड और एक बात, आप प्लीज़ नोट बनाते जाइए, मैं जैसे जैसे यहाँ पर पढ़ाते जा रही हूँ, और मेरे बातों को भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज मैं कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं नहीं लिखी हूँ वो मैं मुंह से भी कहूँगी, तो आपको प्लीज़ ध्यान दे के सुनना है और लिखना है, ठीक है ना। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। तो बेटा ये क्या होता है ना, ये जो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, किंग एंड डिपार्टमेंट, जो कि हमको किंग्स, जो कि मौर्यन एम्पायर के जो किंग्स थे और उनके जो डिपार्टमेंट है वो कैसे रन करता था, और किंग्स क्या कौन कौन थे, कैसे कैसे चेंज हुआ, वो सब बताता है। फिर क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, फिर तो क्या था कि कैसे कैसे क्राइम्स होते थे, कौन कौन से क्राइम्स के लिए कैसे कैसे सिविल लॉ थे, ये सब सेकेंड पार्ट बताता है। थर्ड पार्ट जो है वो है डिप्लोमेसी एंड वॉर, ठीक है ना, जो थर्ड पार्ट में डिप्लोमेसी एंड वॉर के बारे में बताता है, ठीक है। तो हमारा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आ जाता है विशाखदत्त का, हमारा विशाखदत्त का एक नाटक, एक ड्रामा, जिसका नाम क्या था, मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त's मुद्रा राक्षस इज द अनदर लिटरेरी सोर्स फॉर मौर्यन एम्पायर, ठीक है ना। ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था, ये लिखा गया था हमारा संस्कृत में, ठीक है ना, संस्कृत में, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो एंशिएंट इंडियन टाइम का मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट आप देखेंगे वो संस्कृत और प्रकृति लैंग्वेज में ही आपको मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, बिकॉज उस टाइम पे ये लैंग्वेज ज़्यादा ही यूज्ड होते थे और ज़्यादा ही पॉपुलर थे। और आजकल के टाइम में भी जो भी लैंग्वेज निकल के आए हैं वो मोस्ट ऑफ द संस्कृत से ही निकल के आए हैं। और एक चीज़ देखिए बच्चों, ये जो मौर्यन एम्पायर था ये कितना बड़ा था, ये इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है ना। और जो मुद्रा राक्षस था वो कौन से टाइम पे लिखा गया था, वो गुप्त पीरियड में लिखा गया था, ठीक है ना। कौन से पीरियड में, गुप्त पीरियड में। और ये जो मुद्रा राक्षस है ये क्या हमको डिस्क्राइब करता था, क्या बताता था कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे ओवरहेड किए थे, कैसे ओवर रूल किए थे नंद डायनेस्टी के ऊपर, ठीक है ना। कैसे नंद डायनेस्टी को हरा के उन्होंने मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। किसके हेल्प से किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य जी के हेल्प से मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम लोग देखेंगे अशोक वंदना एंड दिव्य वंदना, ये दोनों एक मेजर रोल प्ले करते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में बताने में, बिकॉज ये आपको बिंदुसार एंड अशोक जैसे मतलब तक्षशिला की तरफ कैसे वो दोनों बढ़े थे। बिंदुसार कौन थे बच्चों, बिंदुसार थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, और बिंदुसार के बेटे कौन थे, अशोक, ठीक है ना। ये कैसे तक्षशिला की तरफ बढ़े थे और उसको कन्क्वायर किए थे, ये कहाँ पर बताता है, ये बताता है अशोका वंदना एंड दिव्य वंदना में। फिर आ जाता है हमारा दीपवंश एंड महावंश। ये क्या है बच्चों, ये जो है ना, ये आप लोग बुद्धिज़्म पढ़े हो, बुद्धिज़्म में श्रीलंका का सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट स्प्रेडिंग बुद्धिस्ट बुक है, ठीक है ना, श्रीलंका का, जो कि मतलब अशोक के बारे में बताता है कि अशोक अपने 2 बच्चों को कैसे भेजे थे, उनके बेटी और बेटों ने कैसे बुद्धिज़्म को श्रीलंका में स्प्रेड किया था, ये सब के बारे में, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे वो है सीता वीरावली चरित्र, ठीक है ना। सीता वीरावली चरित्र जो है वो बायोग्राफी ऑफ चाणक्य है, जिनमें चंद्रगुप्त कन्वर्जन जो हुआ था जैनिज्म में, वो बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैनिज्म में कैसे कन्वर्ट हुए थे, इसके बारे में बताया जाता है। और एक बात जो मैं लिखना भूल गई हूँ वो है हमारा जो मैगथेसियस का जो इंडिका है
वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लिटरेरी सोर्स में, जो कि मैं लिखना भूल गई हूँ यहाँ पर, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं बता दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। मेगास्थेसियस का इंडिका, जो कि इंडिका जो बुक है वो कौन लिखे थे? मेगास्थेसियस लिखे थे, ठीक है ना। फिर हम पुराणा में आ जाते हैं। पुराणा में आके हम देखेंगे कि ये हमें क्रोनोलॉजी लिस्ट बताता है मौर्यन किंग्स के बारे में, कि मौर्यन किंग्स कौन कौन थे, किसके बाद कौन आए थे, किसके बेटे कौन थे, और किन्होंने कितने टाइम तक रूल किया था। ये जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, ये जो ऊपर से नीचे तक का जो ऑर्डर है, एक ऑर्डर मेंटेन करके हमको पुराणास बताते हैं, ठीक है। फिर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आता है? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आता है पंचमार्क कॉइन्स। तो हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही देखते आ रहे हैं कि पंचमार्क एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मौर्यन के टाइम में जो पंचमार्क कॉइन्स थे वो मिले, ठीक है ना। फिर जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था, जो मतलब हम लोग हड़प्पन के टाइम में भी पढ़े थे कि ब्लैक पॉट्स वगैरह जो मिले थे, ये सब, तो ये सब भी हमको डिनोट करता है मौर्यन एम्पायर के टाइम में। फिर वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र उस टाइम पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटल हुआ करता था, तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक वुडन पैलेस बनाया था, ठीक है ना। क्या बनाया था? वुडन पैलेस। फिर क्या आ जाता है? अशोका इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन और जो एडिक्ट्स हैं, उसमें से भी हमको बहुत कुछ मतलब मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अशोक जी कैसे रोल करते थे, उन्होंने कैसे चीज़ों को मतलब अपने अंदर का मतलब जो उनका जो चेंजेस हुआ वो बुद्धिज़्म की तरफ कैसे गए, उनका जो अशोका धम्ब निकला था वो कैसे हुआ, उसका जो रूल्स था वो कैसे आया, ये सब हमको पता चलता है। एंड हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ख़ुद भी अच्छे से पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।